एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन होता है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब है जो इक्वेशंस, जो फॉर्मूलेज, जो रिलेशनशिप्स हम पढ़ते हैं वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में डायमेंशनली सेम हैं या नहीं हैं। मींस उसमें जितने टर्म्स आ रहे हैं वो डायमेंशनली इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका मतलब किसी इक्वेशन में सारे टर्म्स एक ही डायमेंशन के होने चाहिए, और अगर दो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो भी सेम डायमेंशन के ही होंगे। इसका मतलब वेलोसिटी किसी और वेलोसिटी से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता एक वेलोसिटी फोर्स से सब्ट्रैक्ट हो रही है या एक वेलोसिटी फोर्स में ऐड हो रही है, ये दो अलग डायमेंशन हो गए। ऐसे ही एक फोर्स दूसरी फोर्स में ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। कोई फोर्स डिस्टेंस से ऐड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि होमोजीनियस बिहेवियर होना चाहिए। जो भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो अलग डायमेंशन चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज of same kind can be added, subtracted or compared. For example, velocity can be added to velocity but not to force. अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे एक इक्वेशन के लिए। आपने सुना होगा मोशन में तीन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसमें हम सेकेंड वाली इक्वेशन को पिक करेंगे और चेक करेंगे कि उसके सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो जितने भी इसमें टर्म्स आ रहे हैं उन सब के डायमेंशन वन बाय वन हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमेंशन है L because it is displacement. Then the next term on the right hand side is ut. तो ut का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा lt माइनस वन इंटू टी, तो ये L आ जाएगा, तो ये सेम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हाफ का तो हम कोई यूज़ करेंगे नहीं, डायमेंशंस में कांस्टेंट यूज़ नहीं होते हैं, हम कांस्टेंट्स को चेक नहीं कर सकते। इसमें ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर एल आ जाएगा। तो इससे पता चलता है दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली तो ये करेक्ट है क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को चेक नहीं कर सकते। अगर यहाँ हाफ ए टी की स्क्वायर की जगह 580 स्क्वायर होता तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो हमने चेक कर लिया। बाकी सेकंड स्टेप कांस्टेंट्स से रिलेटेड होता है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो इस टॉपिक में कवर नहीं होता डायमेंशनल एनालिसिस में। चलिए अब डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ भी सेम प्रिंसिपल ही यूज़ होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। तो एक एग्जांपल से ही सीखते हैं कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ एग्जांपल में दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle is depending on the mass m, velocity v and the radius r। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है पार्टिकल की, और जिस सर्कल में वो गोल घूम रहा है उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हम शुरुआत में लिखेंगे दैट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b and r रेज टू पावर c। We do not know what the powers are. Actually, we have to derive the formula.
So we have to find the values of A, B and C. When we get the values of A, B and C, we can easily get the formula. So first step will be to replace the sign of proportionality with a constant k. हम एक constant k लगा देंगे, इस equation को first equation मान लेंगे. Now the next step is to put the dimensional formulas of all the quantities we are seeing in equation number 1. On left hand side we are seeing force, so the dimensional formula of force is mlt minus 2. We will leave the constant. Now the dimensional formula of mass is m. The power will be put a. Then velocity we will write lt minus 1 and the power will be put b. For radius the dimension will be l. The power will be c. Now we will collect the same dimensions, that is m on one side, l and t on other. So we will group the different dimensions. After that, we will compare the powers of mass, powers of L and powers of T. When we compare the power of mass, we get A is equal to 1. When we compare the power of T, we get minus B is equal to minus 2. So we can say B is equal to 2. Now if we compare the power of length L, we get B plus C is equal to 1. If we put the value of B here, we will get C is equal to minus 1. So you can see that we have got all the three constants A, B and C. Now we will put these values in equation number 1. On putting the values, we will get F is equal to K M V square R raised to power minus 1. As the power of M is 1, so we need not write it. It is understood that the power is 1. Now the power of R is minus 1. That means it should go in the denominator. So the formula will become F is equal to K mv square upon R. हम कांस्टेंट को एज इट इज़ रख लेंगे, कांस्टेंट रहे, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स करके इसकी कुछ वैल्यू आ सकती है, यह हो सकता है इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो कांस्टेंट यहाँ पे रहे, इसका कोई इशू नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस में. तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसको आप दोबारा से देखिए, जो पीछे वाला मेथड है उसको समझिए, इस मेथड को समझिए. जितने क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं डायमेंशंस पे. थैंक यू एवरीबॉडी.